गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पीछे एक दो दिन पहले हमने बताया था कि जीओसी की स्टार्टिंग होने वाली है, या फिर हमने आपसे सजेशन लिया था कि कौन कौन सी क्लास में आपको प्रॉब्लम है। तो जहां तक हम देख पाए कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड आपकी तरफ से ज़्यादा थी, तो हम सबसे पहले जीओसी स्टार्ट करते हैं। जीओसी और हाइड्रोकार्बन ये दो चैप्टर पढ़ने के आप ज़्यादा इच्छुक दिखाई दिए, तो सबसे पहले हम आपकी समस्याओं का निदान करेंगे जो जीओसी और हाइड्रोकार्बन में आपको लगातार हो रही है। ज़्यादा बातचीत इधर उधर की ना करते हुए हम विषय पर आते हैं और बातचीत करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ी जाए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी बारे में विचार करेंगे। उससे पहले एक खास बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टोटल हमारा सिलेबस 9 चैप्टर का है। 9 हो नहीं सकता क्योंकि समय कम है। अभी आज आपको पहले चैप्टर की बातचीत की जा रही है, यानी कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, वीडियो शॉर्ट रहेगी। शॉर्ट का मतलब कि छोटी रहेगी। छोटी रहने का मतलब ये कि 20-25 मिनट 30 मिनट के अंदर हम आपको एक दिन का लेक्चर कंप्लीट करा देंगे, जिसमें काफ़ी कंटेंट होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर कंसंट्रेट होकर के रहेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। और अगर बाय द वे कोई टॉपिक थोड़ी सी स्पीडली हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यही सेम टू सेम चैप्टर क्लास टेंथ में जो रेड कलर की पीपीटी में चल रहा है, सॉरी, रेड कलर के थंबनेल पे चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर, वहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से चल रहा है। अगर यहाँ से किसी को कोई दिक्कत होती है तो वहां पर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एक एक टॉपिक वाइज चल रहा है, तो वहां पर भी आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, बस बरकरार आप बने रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे बेटा तो जितना हम चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ आपके हमारे साथ साथ आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर नोट करते चलेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, नोट्स भी साथ में ही बन जाएगा। आपको अलग से कोई भी टाइम नोट्स के लिए नहीं देना है या किसी भी काम के लिए नहीं देना है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहली आज क्लास 11th में क्लास हो रही है, यानी लेक्चर 1 हो रहा है, इस पर हम क्या बात करेंगे। देखिए, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये है क्या। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। क्लास 10th में आपको एक बार मिला था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन के नाम से दो चैप्टर आए हैं ऑर्गेनिक के। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो जो पार्ट 2 होगा आपका, यानी कि सेकंड पार्ट जो बुक होगी केमिस्ट्री की बेटा, वो पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। यानी आपके जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगमन हुआ था क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में, जहां पर क्लास 10th में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से इसे पढ़ रहे थे। जब आप क्लास 11th में आए तो क्लास 11th में जीओसी और हाइड्रोकार्बन के नाम से दो चैप्टर आए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर बताए गए। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि दो चैप्टर आए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर बताए गए। अब कहते हैं क्लास 10th में आपके एक चैप्टर थे, 11th में दो चैप्टर हो गए, 12th में एक पूरी की पूरी बुक है। अगर क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी क्लास 10th में जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर था, उसको आपने कंसंट्रेट होकर के सुना होगा, पढ़ा होगा, अच्छा समझ में आया होगा, तो यहां बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अगर वहां नहीं भी समझ में आया हो तो भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है, यहां आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लास 10th के बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जो पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपका यहां पर, वो बच्चे क्लास 10th का ही है। क्लास 10th की लेक्चर 1 पढ़ेंगे, यानी कि 10th में जो चीजें पढ़े थे वो लेक्चर 1 में हम आपको समझाएंगे और वहीं से केमिस्ट्री को उठाएंगे, आगे तक ले जाएंगे और आपको पूरा हम समझा जाएंगे। ये हमें भरोसा है और आप भी भरोसा रखें कि आप जीओसी पूर्णतः समझ पाएंगे। एक भी लेक्चर मिस ना करें, लगातार देखते रहिए, बने रहिए। आइए देखते हैं। अब जीओसी जो चैप्टर है, कहने को तो ये एक चैप्टर है, यकीन मानिए तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। अब एक छोटा सा सवाल कि ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों। दरअसल बेटा, कहने को दिखने में तो एक चैप्टर लगता है, लेकिन ये हकीकत में इसके अंदर जो चैप्टर है वो 4 हैं। यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? 4। पहला चैप्टर है नॉमेनक्लेचर, यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा चैप्टर बेटा आइसोमेरिज्म। तीसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, और चौथा चैप्टर है जहां पर आपको पढ़ाया जाता है प्रिपरेशन या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या
सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि आप अलग अलग गैसेस को कैसे सेपरेट करेंगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी एलिमेंट को कैसे सेपरेट करें, इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट वाले पार्ट में आते हैं। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल ये 4 चैप्टर है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, चौथा आपका जहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ऐसे समझ लो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो कितने चैप्टर हो गए? 4। पढ़ने कितने होते हैं? 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। चौथा पार्ट जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसको अगर हम छोड़ दें तो भी, लेकिन ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने हैं। पहले पार्ट में आपको नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, दूसरे पार्ट में आइसोमेरिज्म, और तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीओसी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, और हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बताते चलें। अगर आप देख पा रहे हो तो बोर्ड पे आपके चैप्टर का नाम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तरीके से लिखा हुआ है। आपको जीओसी सही तरीके से लिखा दिखाई दे रहा है, आप ये जान पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नाम तो इसका जीओसी है, शॉर्ट फॉर्म में जीओसी कहते हैं। जी से जनरल, ओ से ऑर्गेनिक, सी से केमिस्ट्री, यानी शॉर्ट फॉर्म में बेटा जीओसी कहते हैं। और सुनने से भी लगता है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल पार्ट है ना? लगता है। हम एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम जीओसी का मतलब है इसके अंतर्गत हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कंपाउंड्स की जानकारी प्राप्त होगी हमें, इसका स्मॉल एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है कार्बनिक कंपाउंड्स का, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह जीओसी नाम बड़ा छोटा है, लेकिन वही है ना, छोटा देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है जीओसी का। अगर आ गई एक बार तो ये जान लेना कि इससे ज्यादा अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा। और अगर आप लेक्चर मिस किए या कंसंट्रेट होकर के इसे समझे नहीं तो इससे बुरा भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको सिखा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बेटा कहने को कहा जाता है ना, सरल है कुछ नहीं है, आप पढ़ लीजिए। टफ तो है ही, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम समझा भी आपको सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जीओसी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जीओसी में क्या है, कैसे है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछली 9th 10th पे अगर ले चलें 2 मिनट के लिए तो जरा सुनिएगा। हमने कहा था कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी साइंस से, है ना? क्लास 10th तक साइंस बुक आती थी। 11th और 12th में जब आए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग लगाने लगी। तो साइंस क्या होती है अगर हम इसके बारे में बात करें बेटा, तो साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जरा सुनिएगा। हमने साइंस में ये पढ़ा था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर एक पर्टिकुलर वे में एक अरेंज मैनर में पढ़ा जाए तो साइंस कहलाता था। साइंस को फिर क्लासिफाई किया गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। हमने वहां से अपने केमिस्ट्री को चूज कर लिया और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया। केमिस्ट्री में कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म मैटर सराउंडिंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ना डिस्कस करना शुरू कर दिया। केमिस्ट्री को फिर 3 पार्ट में, मेनली 3 पार्ट में फिर केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में हम कहते हैं कि 118 एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद हैं, 118 में कार्बन की स्टडी जब हम करते हैं तो ऑर्गेनिक हो जाती है। जब कार्बन के अलावा बचे हुए 117 एलिमेंट की करते हैं तो वो क्या हो जाती है? इनऑर्गेनिक कहलाती है। लॉज रूल्स प्रूफ या फिर टेम्परेचर, प्रेशर, हीट आदि के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है। एक पार्ट इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एनालिटिकल हो जाती है। ये इतने पार्ट की बात होगी, लेकिन मेनली केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम जानते हैं, हमने कहा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जीओसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहला पार्ट आया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कंपोजिशन। हमने कहा कि केमिस्ट्री के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री हमारी अगली बात आई बच्चा। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री में हमने कहा कि केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, है ना? इसकी स्टडी के बेसिस पर कहते हैं ना, किसी का क्लासिफिकेशन होगा तो किस बेसिस पर होगा, तो हम कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बेसिस पर हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। ऑर्गेनिक क्या होती है? हम कहते हैं जब कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी की जाए बेटा तो वो ऑर्गेनिक कहलाती है।
कहते हैं कि जब 118 में से कार्बन को छोड़ करके बचे हुए 117 एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बेटा फिजिकल क्या होती है? लॉज, रूल, प्रूफ, और अगर हम इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी कंडीशंस की स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीन पार्ट यहाँ पर हो गए। हमने कहा ठीक है, इन तीनों पार्ट से जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो, अब सवाल यहाँ पर आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। पहले देखिए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने कहा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी जो होती है बेटा वह ऑर्गेनिक कहलाती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, गारंटी है आप अगर केवल ध्यान से सुन भी लेंगे ना तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि हाँ बस ऐसे पढ़ा दिया काम हो जाएगा। आप अगर हमें पहले से जानते हैं तो बहुत बेटर है, नहीं जानते हैं तो जानिए आप कि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री आना ही होगा, ठीक है। ये आपकी भी गारंटी है और हमारी भी है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा कि जब बेटा हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक कहलाती है। कहें सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की स्टडी ही क्यों करते हैं? एलिमेंट तो 118 थे ना, क्या है कार्बन में ऐसा खास जिसकी वजह से हमें हो गया कार्बन का एहसास और हम हमेशा पढ़ रहे हैं कार्बन की बात। अगर हम हमेशा कार्बन की बात पढ़ रहे हैं और हम कार्बन की बात क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा चर्चित है? क्वेश्चन आया ना। तो क्वेश्चन कहते हैं कार्बन से पूछा जाए कि भाई साहब कार्बन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग तुम्हें पढ़े जा रहे हैं। तो कार्बन बताएगा कि हमारे अंदर क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये भी तो सोचने की मजबूरी हो गई है ना। तो हमने कार्बन से पूछा भाई साहब कार्बन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं? तो कार्बन ने एक छोटा सा जवाब दिया, आइए उसी जवाब पर बात करते हैं। कार्बन की उन बातों को हम यहाँ पर लिखने चल रहे हैं जिनके बारे में आपको भी मालूम है। हम कहते हैं कि कार्बन की अगर हम कोई भी बात करेंगे तो कार्बन में क्या बात करेंगे? कार्बन कहता है, सबसे पहला पॉइंट देखना बेटा, सबसे पहले पॉइंट में कार्बन क्या कहता है? कार्बन कहता है कि मेरा एटॉमिक नंबर 6 होता है। हमने कहा अच्छा। कार्बन ने कहा कि मेरा सिंबल क्या होता है? मेरा सिंबल C है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कार्बन ने कहा कि मैं पीरियोडिक टेबल में पाया जाता हूं। इन्होंने कहा, कार्बन ने कहा कि मेरी पोजीशन कहां पर है? तो हमने कहा कि बताओ कार्बन। तो इसने कहा कि हम सेकंड पीरियड में पाए जाते हैं और 14th ग्रुप में पाए जाते हैं। कहां? सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में पाए जाते हैं। कार्बन ने यह भी कहा कि हम अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। आपको याद हो तो 14th ग्रुप को हम कार्बन फैमिली कहते हैं। तो कार्बन फैमिली का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन ही तो होता है बेटा। तो सबसे छोटा भी है साइज में। हमने कहा और कुछ बताओगे? कहें क्यों नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4। कहें हाँ। हमने कहा कि तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कहें वही जो आउटर मोस्ट सेल में पड़े हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने कहा हे कार्बन तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी? कार्बन ने कहा कि जितनी हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही हमारी वैलेंसी है। हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। इसका मतलब जितने से वो बॉन्ड बना सकता है, जितना लेने देने के बाद वह स्टेबल हो सकता है, जितनी की शेयरिंग से वह ऑक्टेट को कंप्लीट करा सकता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है बेटा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, आपको मालूम है। यह 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगले स्टेप में कार्बन से पूछा कि और कुछ खास? तो कहता है मैं टेट्रावैलेंट इन नेचर हूं। क्या हूं? टेट्रावैलेंट इन नेचर हूं। यानी टेट्रावैलेंट का मतलब होता है हैविंग टेंडेंसी टू कंबाइन विद 4 एटम। यानी कि टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि हमारे अंदर
4 एटम से कंबाइन होने की टेंडेंसी पाई जाती है, जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो हमने कहा अच्छा, टेट्रावैलेंट इन नेचर का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन पावर क्या है। अच्छा, हमने कहा कार्बन और कुछ बताओगे? कहे मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, मेरी साइज छोटी है, मैं ज़्यादा बॉन्ड बना सकता हूँ। हमने कहा यार तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कहें इतना ही मत सोचो, मेरी कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने आपको बताया नहीं है। हमने कार्बन से कहा भाई साहब उसको भी बता दो, जब लगे हाथ ये भी कह रहे हो तो। कार्बन क्या कहता है, आइए उसको भी समझते हैं, जरा देखना कार्बन क्या कहता है। ये देखो, कार्बन ने कहा कि वाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। हमने कहा कि कार्बन तुम इतने सारे कंपाउंड बना कैसे लेते हो। कार्बन से हमने पूछा कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता हो। कहे हाँ, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता तो हैं ही। हमने कहा यार जन्मदाता हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास चीज है। तुम तो अपने बारे में बहुत सारी बात अभी बता दिए, लेकिन तुम कुछ ऐसा बताओ, कुछ डिफरेंट बताओ जो तुम्हारे ही अंदर हो और किसी के अंदर नहीं हो। तो कार्बन कहता वो सुनना चाहते हो जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। हमने कहा हाँ वही सुनना चाहते हैं, बता कर देखिए, हम किसी से कहेंगे नहीं। तो कार्बन जा करके अपनी बात बताता है और क्या कह जाता है वो मैं आपको सुनाता है, जरा इधर देख पाता है। आइए, कार्बन कहता है कि मैं इतने कंपाउंड बनाता हूं, इसके पीछे का कारण जानना चाहते हो। हमने कहा हाँ हम यही जानना चाहते हैं। तो कहा सबसे पहले कि मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है जो किसी और के अंदर नहीं। हमने कहा ये कौन सी प्रॉपर्टी है यार जो तुम अकेले रखे हो। कहे हमारे अंदर कैटिनेशन नाम की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमने कहा ये कौन चिड़ै के नाम है, यानी कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है कैटिनेशन। अब यही होता है ना आता रहे तो ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, ये कैटिनेशन का होता है। तो बच्चा, एक कार्बन ने कहा कि मेरे अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। हमने कहा अच्छा। कार्बन कहता है ड्यू टू टेट्रावैलेंट इन नेचर। हमने कहा ये क्या है। कहे मेरा नेचर टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब हम 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए। हमने कहा अच्छा, ड्यू टू स्मॉल इन साइज। हमने पूछा और क्या प्रॉपर्टी। कहे मेरी साइज छोटी है। हमने कहा साइज छोटी होने से तुम्हारे अंदर बॉन्ड का क्या रिलेशन है। साइज छोटी होने से तुम्हारे अंदर बॉन्ड का क्या रिलेशन है। तो कार्बन कहता है साइज छोटी होने से बॉन्ड का यह रिलेशन है कि जब साइज छोटी होती है ना तो मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। जब साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमने कहा तुम्हारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहें बहुत ज्यादा है, यानी हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की हम क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हमारी साइज कम है। तो ड्यू टू स्मॉल इन साइज, ड्यू टू हाई इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन बेटा एक छोटा सा सवाल है, सर ये कैटिनेशन बताइए ना, क्या होता है कैटिनेशन, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैटिनेशन क्या होता है। ये कार्बन ने कहा कि ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे अंदर अकेले पाया जाता है, जन्म से मैं लेकर आया था और साथ में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें कैटिनेशन नहीं बताऊंगा। हमने कहा कार्बन ऐसा मत करो, तुम बता करके तो देखो, एक बार कैटिनेशन बता दो कार्बन, मैं भी तो जान जाऊं क्या खास है बाकी लोगों से जिसकी वजह से तुम्हारा एहसास सब कोई करते हैं। तुम बताओ ना कार्बन। तो कार्बन कहता है व्हाट इज कैटिनेशन। हमने पूछा कार्बन से कि कैटिनेशन क्या है। तो कार्बन वहां पर एक छोटा सा बड़े ही मुस्कुराते हुए प्यारा सा जवाब देता है। वो जवाब आपके सामने पेश किया जाता है। कार्बन ने कहा सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना। कार्बन क्या कहता है, सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना इज नोन एज कैटिनेशन। यानी कार्बन कहता है कि हमारे अंदर स्वयं से जुड़ने की क्षमता है, यानी हम, कोई दूसरा मिल जाए तो ठीक है, कोई दूसरा नहीं मिला ना तो मैं स्वयं से जुड़ जुड़ करके एक बड़ा सा कंपाउंड बना सकता हूं। यानी कार्बन कहता है कि मेरे अंदर स्वयं से जुड़ने की क्षमता, स्वयं से जुड़ने का मतलब कार्बन स्वयं कार्बन से बॉन्ड बनाता चला जाता है और एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए कार्बन है खास। हमने कहा यार ये तो बात हमें पता ही नहीं थी कार्बन बाबू। कार्बन ने कहा कि इसीलिए तो मैं किसी को अपनी बात बताता नहीं हूं, को केवल जब कोई नहीं मिल पाता है तो स्वयं से जुड़ जाता सही हूं। ये देखिए कार्बन ऐसे ही जुड़ता चला जाता है
और जुड़ करके एक बड़ा कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं और कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन इतना खास है और इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। एग्जाम में अगर अभी तक कोई क्वेश्चन आएगा आपके यहां तो पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैटिनेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान से सुनना, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते, हाय रे 11th बर्बाद हो गया, मैं कैसे करूं, मेरा जीवन खत्म होता जा रहा है। तमाम तरह के विचार, नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप जीवन यापन जो कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन नहीं पढ़ने की वजह से ऐसा है। आप सब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, कभी आप एप्लीकेशन आजमा करके तो देखिए। जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, गजब का मजा आएगा यार। एप्लीकेशन पढ़ो। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट, अब जैसे अभी तक जितना कुछ पढ़ाया हूं उससे सुनना क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, कॉपी लिए हो तो नोट करते चलना साथ साथ, और ये सोचो कि मुंह खोल करके सुन रहे हो हमारी बात बेटा, तो इससे नहीं होगा काम। ठीक है, मोबाइल से पढ़ना ठीक है, लेकिन मोबाइल से पढ़ने के साथ साथ नोट करते रहना, लिखते रहना, कंटिन्यूटी बना कर रखना, चीजों को समझते रहना, और जो ना समझ में आए वो कमेंट में हमें मैसेज करते रहना, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहला आया व्हाट इज कैटिनेशन। तो हम कहते हैं कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज कैटिनेशन। दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि कार्बन इतने ढेर सारे कंपाउंड को बनाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता है, जस्टिफाई करिए। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता है, जस्टिफाई करिए। तो भी आप बता सकते हैं, गिव रीजन करके बता सकते हैं ना कि कार्बन ने एक बड़ी बात कही थी, आपको भी जरा 2 मिनट में बता देता हूं, 10th में बताया था। कार्बन ने कहा था, क्या कहा था, कहा था तुम्हारे नाथों के नाथ हमारे नाथ हैं। अभी कहेगा थोड़ी देर बाद, देखना, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ लिंकिंग फिनोमेना समझ में आ गया बेटा। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला व्हाट इज कैटिनेशन, दूसरा व्हाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, तीसरा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। अब देखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पर गौर करिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आया व्हाट इज कैटिनेशन, ये हो गया। व्हाट इज कैटिनेशन के बाद ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। देखिए, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन की मीनिंग ये होती है बेटा कि कैटिनेशन का ऑर्डर क्या है। यानी कि अगर हम इसको समझाएं आपको कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो होती है, ठीक है, क्या किसी और भी एलिमेंट के अंदर कैटिनेशन होता है क्या, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, और होता है तो कितना होता है। यानी कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन है, क्या कैटिनेशन कार्बन के अलावा भी किसी के अंदर है क्या? क्या कैटिनेशन कार्बन के अलावा भी किसी के अंदर है? तो कहते हैं हाँ है। जरा देखना, कहते हैं कि सबसे ज्यादा, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों, अगर कोई कहता है कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों है, तो आप कहोगे ड्यू टू स्मॉल इन साइज। कार्बन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, एक रीजन। कैटिनेशन कार्बन में ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसकी साइज छोटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैटिनेशन कार्बन में ही ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी साइज कम है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। छोटी साइज वाला, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट दूसरों से आसानी से बॉन्ड बना लेता है और आसानी से जुड़ जाता है। अरे यार इसको छोड़ो, मार्केट का अपना एग्जांपल देखो। छोटे लोगों से खटाखट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बड़े लोगों के साथ क्या है, बड़े लोगों की साइज ज्यादा होती है तो बड़े लोग ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और कोई आदमी बड़ा बन जाए और ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो भिखारी हो जाएगा। हमारी केमिस्ट्री का रूल है, अगर कोई बड़ा है तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जो उसके आउटर मोस्ट सेल के पास बड़ा है उससे उसका अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है। हमारी केमिस्ट्री कहती है, ये देखिए न्यूक्लियस, अगर किसी की साइज बड़ी हो गई तो कोई यहां अगर खड़ा हुआ है तो यहां से जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करेगा, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। इसीलिए बड़े लोग किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि बड़े लोग बॉन्डिंग कम करते हैं।
आपको ये जो आज सुनते हो कि आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सुने हो ना? आप कहते हो कि अपने देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि गरीब गरीब के साथ जुड़ता है, अमीर अमीर के साथ जुड़ता है, अमीर अमीर के साथ जुड़ता है तो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा अमीर बनता जा रहा है। गरीब गरीब के साथ जुड़ता है तो छोटा अमीर हो जाता है। क्योंकि जो गरीब है उसकी साइज कम है, तो छोटी साइज वाला छोटी साइज वाले के साथ जुड़ेगा ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल इन साइज दे कंबाइन विथ ईच अदर। तो आप कह सकते हो कि छोटे छोटे के साथ जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े के साथ भी कम जुड़ पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। आप समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, यही है केमिस्ट्री। और आपको बताऊं कि केमिस्ट्री ही समय को, संसार को चला रही है, समाज को चला रही है। लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही हो रहा, नहीं। केमिस्ट्री जिस दिन आप समझोगे, अगर इसको सोशल नेटवर्किंग में आकर समझिए या फिर आप सामाजिक जीवन में लाकर समझिए, हर तरह से केमिस्ट्री ही इस समाज को चला रही है। जिंदगी चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा केमिस्ट्री को दिया गया, और जो कुछ हो रहा है वो केमिस्ट्री के बेसिस पर ही हो रहा है। आइए लौट के आगे चलते हैं। हमने कहा कि ये ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। इसको आप ध्यान रखें। अगर किसी ने पूछा कि व्हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ कार्बन, तो क्या बताओगे? आप बताओगे ड्यू टू स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस इतना सा। अगला क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ कार्बन। जरा गौर करिएगा। हम पूछते हैं कार्बन की उत्पत्ति। आप अगर अपनी किताब खोलेंगे तो किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये 10th में था। लेकिन इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ में भी नहीं आएगा, ये श्योर है। अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई। जरा गौर करिएगा। हम कहते हैं कार्बन दो स्टेट में पाया जाता है, एक उसकी फ्री स्टेट है और दूसरी उसकी क्या है बेटा? कंबाइंड स्टेट है। यानी कि कार्बन की एक फ्री स्टेट होती है और दूसरी क्या होती है? कंबाइंड स्टेट होती है। अगर हम कार्बन के अकरेंस की बात पूछें तो कार्बन से एक सवाल किया गया कि कार्बन जरा ये बताना कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। तो कार्बन क्या जवाब देगा? कार्बन कहता है कि हमारे नाथों के नाथ तुम्हारे नाथ हैं, या तुम्हारे नाथों के नाथ हमारे नाथ हैं। ये भी तो कह सकते हैं। इसका मतलब कि कार्बन नहीं अनाथ है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये कहते हैं कि कार्बन की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बताएं कि अगर हम आपसे कहें अकरेंस ऑफ कार्बन, तो अकरेंस ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या हुआ बेटा? कि कार्बन की उत्पत्ति कब और कहां हुई। जैसे आप कहते तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ, वैसे ही आप कह सकते हो कि कार्बन का जन्म कब और कहां हुआ। कार्बन के पूर्वजों के नाम बताइए, कार्बन के माता पिता कौन थे। तो कार्बन एक सिंपल सी लाइन अपने इंट्रोडक्शन में बताता है, कहता है, जैसे कहते माई सेल्फ मनसा कुमार, वो वाला नहीं है। कार्बन अपने बारे में एक छोटी सी लाइन कहता है। क्या कहता है? कि तुम्हारे नाथों के नाथ हमारे नाथ हैं। इसका मतलब तुम्हारे पूर्वज ही हमारे भी पूर्वज है, यानी हमारा आपका बड़ा गहरा रिश्ता है। समझो तो जाने, अगर समझे हो तो हमें बताना। वही है, कौन सा रिश्ता? वही बेटा, बहुत समय पहले कहते थे और मिलियंस ऑफ ईयर अगो पेड़ पौधा जमीन में गयो, सुने थे ना? कहते नेचुरल डिजास्टर वाला केस जो पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था? डिकम्पोज होकर के कोल पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो कोल पेट्रोलियम में कौन है? कार्बन में तो है, और वही कार्बन है जो आज ऑब्टेन हो रहा है। तो कार्बन ने बताया, बड़े ही हिंदी के बहुत बड़े कवि थे कार्बन, और उसी रिस्पेक्ट में देखो कितनी बड़ी बात आपको बताया गया। कार्बन कहता है कि मैं अर्थ क्रस्ट से के अंदर से दो रूपों में पाया जाता हूं, एक हमारा फ्री स्टेट है, दूसरा हमारा कंबाइंड स्टेट है। हमने कहा फ्री स्टेट में कैसे होते हो? कहें हम अपने फ्री स्टेट्स में भी पाए जा सकते हैं, हम अपने कंबाइंड स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। कार्बन ने कहा कि अगर हम ही लोग रहते हैं तो आपस में बॉन्ड बनाकर चले आते हैं अर्थ क्रस्ट के बाहर, और अगर मान लो कार्बन के साथ में वहां अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोई और एलिमेंट है, तो हम उनको भी उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उनके साथ चले आते हैं। हमने कहा यार कार्बन, तुम एक छोटी सी बात बताओ, कभी तुम खुद के साथ जुड़ते हो, कभी दूसरों के साथ जुड़ते हो, क्या चक्कर है तुम्हारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तुम अपनों से बॉन्ड बनाओगे कि दूसरों से बनाओगे? कार्बन कहता है साइज में छोटा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जैसे मौका पाऊंगा वैसा बॉन्ड बनाऊंगा। जब मौका पाऊंगा तो स्वयं से जुड़ जाऊंगा, जब मौका पाऊंगा तो ऑक्सीजन को भी साथ में ले आऊंगा, यानी CO2 के रूप में धरती से बाहर निकल आऊंगा। कार्बन ने ऐसी भी बात बताई। कार्बन ने कहा कि छुटकुआ हाइड्रोजन मिल गया तो CH4 के रूप में आऊंगा, मेथेन गैस के नाम से समाज में जाना जाऊंगा। ये कार्बन की अपनी कहानी है।
आप सोचिए, अर्थ क्रस्ट से, हमारी बात पर गौर करिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब ये हुआ बेटा कि कार्बन अपनी फ्री स्टेट में कैसे पाया जाता है, अपने एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। एलोट्रॉप्स के रूप में कैसे पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरीन, ये क्या होते हैं, ये कार्बन के 3 एलोट्रॉप पाए जाते हैं, याद है। आपने फ्री स्टेट्स में देखा होगा तो उसमें डायमंड में केवल कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन ही है, बकमिस्टर, फुलरीन में भी कार्बन है। आप कहते हो डायमंड के बारे में, तो डायमंड के बारे में एक छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए। वो क्या कि डायमंड के प्रत्येक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। अब पहली चीज तो ये हो गई, और जब इस तरह का कनेक्शन होता है तो एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, सॉलिड होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसका उपयोग अगर आप जानना चाहते हो, इसमें करंट का कंडक्शन नहीं होता, इसका यूज ज्वेलरी के रूप में, साथ साथ आपने सुना होगा ग्लास कटर के रूप में, इस तरह से डायमंड का कुछ अपना उपयोग है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट लेयर्स के फॉर्म में पाई जाती है, सॉफ्ट होती है, वंडरवॉल फोर्स से कनेक्टेड होती है। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट करंट का कंडक्शन करता है। अब सुनना, ये तो ग्रेफाइट की कहानी हो गई। यूज इसका क्या है, सजावट के लिए किया जा सकता है, डेकोरेटिव पर्पज पे, और क्या, लुब्रिकेशन के पर्पज पे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये पेंसिल की लीड के बारे में आपने पढ़ा ही है, ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन की बात करें तो C60 यानी 60 कार्बन एटम का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया, यानी C60 का केस बकमिस्टर फुलरीन में हम पढ़ते हैं। ये जो बकमिस्टर फुलरीन दिया गया इसमें 60 कार्बन एटम का केस है ना। C60 से बोलते थे फुटबॉल लाइक इसका शेप होता है, पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग पाई जाती है, 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं, 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं। ठीक है, बकमिस्टर फुलर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बस इतना जानना पर्याप्त है, क्योंकि ये एग्जाम में अब अपने नहीं आएगा बेटा, लेकिन ये है कि इसको पढ़ने से पॉजिटिविटी मेंटेन होती है, न्यू मजबूत हो जाएगी, तो जब आगे पढ़ाऊंगा ना तो जोरदार समझ में आएगा। दूसरी बात आती है कंबाइंड स्टेट की। हमने कहा कार्बन, चलो तुम फ्री स्टेट का तो समझ में आ गया कि तुम डायमंड के रूप में पाए जाते हो, डायमंड ग्रेफाइट के रूप में पाए जाते हो, बकमिस्टर फुलरीन तुम्हारा एक एलोट्रॉप बताया गया। लेकिन तुम अगर अपने कंबाइंड स्टेट में पाए जाओगे तो कैसे पाए जाओगे। कार्बन कहता है मैं अपनी कंबाइंड स्टेट में, और मैं अपनी कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन के साथ रहता हूं, ऑक्सीजन के साथ रहता हूं। कहे ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ मैं बड़ा स्टेबल फील करता हूं, मैं उनके साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाता हूं। हमने कहा क्यों कार्बन ही तुम्हें पसंद है, क्यों तुम्हें ऑक्सीजन ही पसंद है, क्यों कुछ ही एलिमेंट तुम्हें पसंद है, उन्हीं को तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों ले जाते हो, क्यों नहीं बताते कार्बन। क्या बात है जिसकी वजह से ये बात हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कुछ ही एलिमेंट को आप कंसीडर कर पा रहे हो। ये बात अगर हम आपसे पूछते हैं तो जरा इसको समझिएगा क्या है। तो कार्बन कहता है कि हमारी साइज, कार्बन कहता है कि साइज में सिमिलरिटी है, यानी कार्बन समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि साइज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कम होती है, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हम स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी की मीनिंग क्या होती है बेटा, अगर कोई कहता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड अगर बन रहा है, मान लो CO2 का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मान लो 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और किसी एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है दूसरे की कम है, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर हमने आपसे कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ऐसा हम अगर आपको लिख के दिखा दें, एक छोटा सा एग्जांपल जो इससे परे, हम कहते हैं HCl के बीच में बॉन्ड तो बना, लेकिन आप देख पा रहे हैं किसके इलेक्ट्रॉन पेयर कहां होने चाहिए, बीच में, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। आपको पता है ये 2.1 होता है, ये 3.5 होता, कहे सर आपको कैसे पता, हम याद किए तुम याद कर लो बेटा, क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल में ये चीज आपको डिटेल में पढ़ाई गई होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब कॉन्सेप्ट चल रहा था वहां पर। इसकी ज्यादा है तो वैसे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच तो अब रहे नहीं है, ये कहां चले जाएंगे बच्चे, ये यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं तो बॉन्ड टूटने की कहानी बन जाती। तो जब हम 2 केस पढ़ते हैं,
अगर डेल्टा En की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और डेल्टा En की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो आयोनिक मैकेनिज्म होगा। ऐसे में पोलरिटी आ जाती है, यानी पोलर बॉन्ड बनता है, इसमें नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। इसी की वजह से हम इसको ऐसे समझते हैं। तो कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ पाया जाता है, स्टेबल रहता है। साइज का कॉन्सेप्ट तो यहां थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव का करेक्टर जनरेट नहीं होता है। और यह था आपका कंबाइंड स्टेट। अब कहते हैं कि कार्बन अपनी कंबाइंड स्टेट में कैसे पाया जाता है, तो बताया गया कि कार्बन अपनी कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। तो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है, यानी कार्बन की कंबाइंड स्टेट होती है हाइड्रोकार्बन। इस पर विचार करेंगे कब, लेक्चर 2 में, यानी जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन अपनी कंबाइंड स्टेट में कैसे प्रेजेंट है, क्या रीजन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही क्यों होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह के कंपाउंड बनेंगे, हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एल्केन एल्कीन एल्काइन साइक्लोएल्केन बेंजीन, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आने वाली अगले लेक्चर में, यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 जीओसी का कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की बातचीत करेंगे, ठीक है। थैंक यू। लेकिन थैंक यू एंड से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो हकीकत में पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, समाज को शिक्षित बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।